प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फाइनल ईयर की परीक्षाएं अब क्रमशः प्रारंभ हो रही हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में फाइनल ईयर में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के पाठ्यक्रम, उसकी परीक्षा प्रणाली और महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा करने के लिए यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए कि रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए फाइनल ईयर में हिंदी भाषा में कुल कितने नंबर के और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को उस रूप से अंतिम रूप देख सकें। आप देख पा रहे हैं कि प्राइवेट और रेगुलर दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अंकों की संरचना अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं नियमित विद्यार्थियों के लिए। तो नियमित विद्यार्थियों का जो प्रश्न पत्र होगा वह 3 खंडों में बटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। खंड अ, ब और स। खंड अ में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक इकाई से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 5 अंकों का काम इस तरह से आपका हो जाएगा। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेंगे। इस तरह से कुल 9 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न इकाई 1, 2, 3 और 4 से ही पूछे जाएंगे। इन 4 इकाइयों से प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ एक आंतरिक विकल्प भी रहेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और खंड स के अंतर्गत आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 4 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे। इस तरह से 16 अंकों का यह दीर्घ उत्तरीय खंड रहेगा। यह भी ध्यान रखिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इकाई 2, 3, 4 और 5 से पूछे जाएंगे। इकाई 1 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से इकाई 5 से लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर हम स्वाध्यायी विद्यार्थियों की बात करें तो स्वाध्यायी विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र कुल 35 अंकों का होता है और नियमित विद्यार्थियों का 30 अंकों का। नियमित विद्यार्थियों के 5 अंक सीसीई के होते हैं, इसलिए उनके अंक कम हो गए। प्रश्नों की संख्या का जहां तक प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए बात है तो पहले खंड अ में वैसे ही 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। खंड ब की अगर अपन बात करें तो प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी, लेकिन अब उनके अंक बढ़ जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। इस तरह से 12 अंकों का लघु उत्तरीय खंड होगा स्वाध्यायी यानी प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए। खंड स में वैसे ही 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 की अपेक्षा 4.5 अंक मिलेंगे और कुल मिलाकर 18 अंक की यह बात होगी। इस तरह से इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत होने वाली परीक्षा की व्यवस्था को आपने समझा। अब हम पाठ्यक्रम वाइज चर्चा करते रहें और साथ ही में उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी हम देखते रहें। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इकाई 1 और इकाई 2 देख पा रहे हैं। इकाई 1 में पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर भी आपको दिखाई दे रहा है। पहला चैप्टर है मेरे सहयात्री, यात्रा वृत्तांत है अमृतलाल वेगड़ का। दूसरा है मध्य प्रदेश की लोक कलाएं और तीसरा है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। जैसा कि आपको भी बताया जा चुका है कि इस इकाई से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कुल मिलाकर 4 अंकों के लिए आपकी यह इकाई रहेगी नियमित विद्यार्थियों के लिए, और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए 5 अंकों की रहेगी। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सिंपली इसी तरह से पूछा जा सकता है कि मेरे सहयात्री यात्रा वृत्तांत किनके द्वारा लिखा गया, तो उत्तर आप बता देंगे अमृतलाल वेगड़। या फिर एक ऑब्जेक्टिव आपको किसी लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ बताने के लिए आ सकता है, जैसे 9, 2, 11 हो जाने का अर्थ क्या है, आदि आदि। तो आप कुछ लोकोक्तियां और कुछ मुहावरों के अर्थ देख लीजिए और मेरे सहयात्री यात्रा वृत्तांत को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका पहली इकाई का काम हो जाएगा। मध्य प्रदेश की लोक कलाओं का जहाँ तक सवाल है तो लोक कलाएं वो कलाएं होती हैं जो सामान्य जनजीवन से, लोक जीवन से संबंधित होती हैं। ऐसी कलाएं जिनके प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से हम उन लोक कलाओं को सीखते रहते हैं। ऐसे ही
हमारे मध्य प्रदेश में अनेक लोक कलाएं प्रचलित हैं। आप उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 2 देख पा रहे हैं आप, जनसंचार माध्यम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया, दूरभाष और मोबाइल तथा संक्षिप्तियाँ। इस इकाई से आपको जैसे पता है कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। इस इकाई से आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा और एक दीर्घोत्तरी प्रश्न भी पूछा जाएगा। यदि आप इस इकाई को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो रेगुलर विद्यार्थी के लिए लगभग 8 नंबर का काम इसमें हो जाएगा और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए 9 नंबर से अधिक का काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इसमें क्या पूछा जा सकता है? किसी समाचार पत्र के माध्यम से के बारे में पूछा जा सकता है, सोशल मीडिया पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, मोबाइल के उपयोगों पर आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछा जा सकता है, मोबाइल के लाभ हानि पर आपसे एक लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न आ सकता है, संक्षिप्तियाँ क्या होती हैं, एक आदर्श संक्षिप्ति की क्या विशेषता होती है, इस पर भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। काफ़ी सरल और महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। आगे चलिए, अब आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको 2 इकाइयाँ दिखाई दे रही है, इकाई 3 और इकाई 4। इकाई 3 में आपको पता ही है कि इसमें भी आपसे एक ऑब्जेक्टिव, एक लघुत्तरी और एक दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 9 नंबर इसमें भी आप प्राप्त कर सकेंगे। जो नियमित विद्यार्थी हैं उनके लिए 9 नंबर के क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, पत्र लेखन जिसमें आवेदन, प्रारूपण, आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक पत्र आदि सम्मिलित है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही पूछे जा सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी कोई रचना के बारे में पूछा जा सकता है, और पत्र लेखन पर जरूर ही आपसे एक बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि प्रारूपण क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बातें शामिल होती है, या परिपत्र की क्या विशेषताएं होती है, ज्ञापन किसे कहते हैं, ज्ञापन की विषय वस्तु बताइए, अनुस्मारक पत्र से आप क्या समझते हैं, ये कब लिखा जाता है, एक अनुस्मारक पत्र का कोई प्रारूप आप लिखकर बताइए। इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये पत्र लेखन वाली इकाई को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इकाई 4 अपन देखते हैं, जिसमें 3 आपको चैप्टर दिए हुए हैं। राजभाषा हिंदी, हिंदी की संवैधानिक और व्यावहारिक स्थिति। अब देखिए, ये व्यावहारिक शब्द हिंदी के पाठ्यक्रम में गलत लिखा हुआ है, ये वास्तव में व्यावहारिक होता है। तो यहाँ पर ही बहुत बढ़िया एक सिंपल सा प्रश्न आपसे दीर्घोत्तरी पूछा जा सकता है कि हमारे भारत के संविधान में हिंदी को क्या स्थिति प्रदान की गई है, या भारत के संविधान में हिंदी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद या प्रावधान हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजभाषा से आप क्या समझते हैं, राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति का आप वर्णन कीजिए। इसी में जो तीसरा चैप्टर है, अनुवाद, अर्थ, प्रकार एवं अभ्यास, इस पर भी आपसे बढ़िया लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न आ सकते हैं कि अनुवाद से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताइए, अनुवाद कितने प्रकार का होता है, एक आदर्श अनुवाद की क्या विशेषताएं होती है, अनुवाद करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है। इसमें जो हिंदी की शब्द संपदा है, इस पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी की संवैधानिक स्थिति के अनुच्छेद पर आधारित भी पूछा जा सकता है। अब 5वीं इकाई देखिए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, इसमें कुल मिलाकर 2 चैप्टर हैं। इस 5वीं इकाई से आपसे क्या पूछे जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी लगभग 5 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दूसरी, तीसरी और चौथी इकाई से लगभग 9-9 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको विशेष ध्यान पहले देना चाहिए। दूसरी, तीसरी, चौथी इकाई को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद पहली और 5वीं इकाई की तरफ आप ध्यान दीजिए। 5वीं इकाई में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो पूछा ही जाता है सामान्यतः। महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, इसकी आप समरी तैयार कर लीजिए, इसकी विशेषताएं तैयार कर लीजिए। इसी पर ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा भी आ सकता है कि सत्य के साथ प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नामक आत्मकथा किनके द्वारा लिखी गई, तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी जी। इसी तरह से इसमें बहुत सारे धर्मों की चर्चा की गई है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म।
बहुत अच्छा हो कि आप सभी धर्मों की कुछ खास खास बातें आप इसमें देख लें। और इतना यदि आपके लिए संभव नहीं है तो शुरू के 3 धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए कि हिंदू धर्म क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं। जैन धर्म में महावीर स्वामी, उनकी शिक्षाएं और जैन धर्म की मान्यताओं के बारे में। इसी तरह से बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, मानते हैं, उनकी जीवनी और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में आप पढ़ लीजिए। सिख धर्म में जो सिखों के हमारे सम्माननीय पूजनीय गुरुजन हुए हैं, गुरु नानक जी से जो सिख गुरुओं की परंपरा प्रारंभ हुई है, उनके बारे में, उनके क्रम के बारे में आप जान लीजिए, उनके थोड़े योगदान के बारे में आप जान लीजिए। इसी तरह से ईसाई धर्म के संदर्भ में बाइबिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए और इस्लाम धर्म के संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद साहब, कुरान शरीफ आदि के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। जहाँ तक दीर्घोत्तरी प्रश्न का सवाल है तो 5वीं इकाई से सत्य के प्रयोग वाला प्रश्न एक आने की पूरी संभावना है। इस तरह से विद्यार्थी साथियों, इस तरह से ये आपकी 5 इकाइयों का एक संक्षिप्त वर्णन हुआ। आशा है इस वर्णन से आपके दिमाग में बहुत सारी बातें क्लियर होंगी और अभी 15 तारीख से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है फाइनल ईयर की, उसके लिए आपको सहायता मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि इनमें से जो 5-6 प्रश्न हैं खास उनके उत्तर पर भी एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, जिससे आप उसको सुनकर ही आप उसके उत्तर दे सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के बारे में एक उत्तर बना दिया जाए कि इनके अर्थ क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसी तरह से मेरे सहयात्री का भी सारांश एक कहानी के तौर पर आपको सुना दिया जाए। एक आपको सुनाया जा सकता है संक्षिप्ति की विशेषताएं, एक आदर्श संक्षिप्ति की क्या विशेषता होती है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर भी एक 2-3 मिनट का मैटर आपको दिया जा सकता है, जिसके आधार पर आप उत्तर लिख सकेंगे। इसी तरह से सत्य के प्रयोग पर भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपने इस वीडियो को देख लिया और आपको सहायता की ज़रूरत है परसों की परीक्षा के लिए एक रिफ्रेश होने के लिए, चलते चलते इस वीडियो को सुनकर परीक्षा के लिए कुछ खास टिप्स प्राप्त करने के लिए, तो बताइएगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, मुझे महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का अवसर मिला। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।